क्या है कि अभी कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण रह जाता है। क्या लिखा हुआ है? परिक्षेत्र प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आकर्षण बल के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण पढ़ना है या कोलाइड्स का वर्गीकरण पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस का मतलब होता है परिक्षिप्त प्रावस्था एंड डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है परिक्षेपण माध्यम। तो क्या होता है, जब भी एक ये नॉर्मल सी घटना है कि जब भी कभी कोई विलयन बनता है उस विलयन में उपस्थित दोनों कंपोनेंट के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है और दोनों कंपोनेंट के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है, यह आकर्षण बल जितना स्ट्रांग होता है विलयन उतना ही स्टेबल है, स्थायी है, टिकाऊ है। अगर विलयन के दोनों कंपोनेंट के मध्य आकर्षण बल कार्य नहीं करता है तो विलयन ना तो स्थायी है, वो टिकाऊ भी नहीं है। अरे हम तो ट्रैक्टर लगता, तो वो स्थायी भी नहीं है। तो ये जरूरी है कि मैं भी मानता हूं इस बात को, अगर कोलाइडी विलयन परिक्षेत्र प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बनते हैं, अर्थात विलेय और विलायक से मिलकर बने हुए हैं, तो परिक्षेत्र प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य भी आकर्षण बल लगता होगा और उस आकर्षण बल के बेसिस पर कोलाइडी विलयनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला कोलाइडी विलयन है द्रव स्नेही कोलाइड या जिसको हम द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या, नाम से ही रिप्रेजेंट है द्रव स्नेही। अब क्या बताएंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही या जल के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ, जैसे गोंद, गोंद देखा है तुम लोगों ने, सॉलिड आता है और सॉलिड फेज में होता है, जैसे ही आप उसको जल में डालते हो या द्रव में डालते हो वो शीघ्रता से जल के साथ कैसा विलयन बना लेता है, कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो अगर कोई ऐसा हमारे पास रासायनिक पदार्थ है जो जल या द्रव के संपर्क में आकर, अच्छा कभी कभी किताबें क्या लिखती हैं, जल या द्रव ना लिख करके देती हैं परिक्षेपण में माध्यम के संपर्क में आकर, वो भी ठीक है। तो जब कोई रासायनिक पदार्थ जो है वो द्रव के संपर्क में आया और शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना ले, जैसे गोंद जल के संपर्क में आते शीघ्रता से उसमें घुल जाता है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर लेता है, ऐसे कोलाइडी विलयनों को हम क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही। अच्छा नाम भी द्रव स्नेही इसलिए क्योंकि द्रव के साथ जैसे ही मिलाया गया तुरंत उसके साथ घुल गया और शीघ्रता से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया गया, इसलिए इसका नाम भी रखा गया द्रव स्नेही कोलाइड। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये कोलाइडी विलयन द्रव के साथ स्नेह रखते हैं, इसका मतलब द्रव के साथ अच्छा आकर्षण बल रखते होंगे, क्योंकि द्रव के साथ स्नेह रखते हैं या द्रव के साथ अच्छा आकर्षण बल रखते हैं, ये कोलाइडी विलयन स्थायी भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। अर्थात या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसका स्कंदन आसानी से नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। तो मैं लिखूंगा, देखो यहां से, वे पदार्थ जो द्रव भी कह सकते हो, जल भी कह सकते हो, विलायक भी बोल सकते हैं इसको, या मैंने कहा था कोलाइडी विलयनों के लिए आप अगर इस चीज का प्रयोग करोगे ज्यादा बेटर लगेगा, परिक्षेपण माध्यम। तो कहता है वे पदार्थ जो द्रव जल विलायक या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड
द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, अच्छा, इसमें से एक ये भी बात बताया, देखो एक चीज और देखो, ध्यान देते हैं, इसको इधर सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक पात्र है और इसमें बेटा ये गोंद का टुकड़ा रखा हुआ है। अब क्योंकि गोंद का टुकड़ा वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये सॉलिड होता है, इस पर बेटा आप जैसे ही जल को डालते हो, आप शीघ्रता से क्या देखते हो कि जो गोंद का टुकड़ा मैंने डाला था इस जल में घुल गया है और जल में घुलकर उसने कोलाइडल सॉल्यूशन बना रखा है। अब देखो एक काम करना होता है कि अगर हमको ऐसा लगे कि हमने जल को मिलाकर गोंद के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया है, अब हमें ऐसा लगता है कि हम गोंद को अलग करना चाहते हैं, जल को फिर से अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान होता है। अगर मैं इसी कोलाइडल विलयन को गर्म कर दूं तो बेटा गोंद के साथ जो जल उपस्थित है वो गर्म होकर जल क्या हो जाएगा, वाष्पित। और जैसे जल वाष्पित होगा तो बर्तन की तली पर फिर से क्या मिल जाएगा तुमको, गोंद पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं, इसमें से मुझे एक चीज पता चलती है, गोंद जैसे ही जल के कांटेक्ट में आता है शीघ्रता से कोलाइडल विलयन बनाता है। लेकिन अगर उसी कोलाइडल विलयन में से मुझे गोंद और जल को फिर से अलग करना हो तो गोंद और जल को अलग करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, और आसानी से गोंद और जल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो मैं इस पे अगर ध्यान देता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है, ये कोलाइडल विलयन बनते भी शीघ्रता से हैं और वाष्पन क्रिया द्वारा इन दोनों को पदार्थों को एक दूसरे से आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। देखो मैं एक और बात बोलता हूं, इसमें से ध्यान दीजिए कि गोंद जल के संपर्क में आके शीघ्रता से घुल भी जाता है, अर्थात गोंद और जल आपस में शीघ्रता से मिल भी जाते हैं, और गर्म करने पर गोंद और जल एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। जल वाष्प बन के उड़ गया तो गोंद केवल बचा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह विक्रिया कैसी करते हैं, उत्क्रमणीय करते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब समझ रहे हो, जल में घुल भी गया आसानी से और जल से अलग भी हो गया आसानी से। तो इस बात को भी हम लोग यहां बताएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं, कोलाइड कहलाते हैं यदि इन कोलाइडी विलयनों को, यदि इन कोलाइडी विलयनों को गर्म किया जाए, या ऐसा बेटा बोल सकते हो वाष्पित किया जाए, कोलाइडी विलयनों को गर्म किया जाए तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित द्रव, तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित द्रव शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है, या इसको और भी अच्छा लिखना चाहे तो वाष्पित होकर कोलायड से अलग हो जाता है। अलग हो, देखो क्योंकि आप लोग प्रोसेस को इसके पहले भी पढ़ चुके। अच्छा ये बताओ हमको, अगर गोंद को जल के साथ मिलाया जाए, आसानी से मिल जाए, और फिर आसानी से गोंद को जल से अलग भी किया जा सकता है, यह उत्क्रमणीय विक्रिया है कि अनुत्क्रमणीय विक्रिया है? उत्क्रमणीय है, नहीं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में से क्या होता था, ए और बी आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते थे और फिर आपस में ए बी कैसे हो जाते थे, अलग हो जाते थे। क्योंकि आज भी हो रहा है वैसा ही, जल और गोंद आपस में मिलकर कोलाइडल विलयन भी बनाते हैं और गर्म करने पर शीघ्रता से जल और गोंद एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ये एक प्रकार के कैसे प्रोसेस द्वारा बनते हैं, उत्क्रमणीय प्रोसेस है। तो हम इसको बताएंगे, क्या बताएंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं।
द्रव स्नेही कोलॉइड उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब शीघ्रता से ये क्या कर लेते हैं कि बनकर भी तैयार होते हैं और क्योंकि शीघ्रता से समाप्त भी हो जाते हैं, हम ऐसे कोलॉइडी विलयन को बोलते हैं, कहते हैं कि ये उत्क्रमणीय है। अभी एक शब्द और देखो हम लोगों को सीखना है। ये शब्द क्या है कि डिटेल में बाद में सीखेंगे, आज थोड़ा सा कम डिटेल रहेगी, लेकिन बस जानकारी के लिए इस बात को सीखेंगे। ये शब्द बीच में हम लोगों के पास अभी आने वाला है, स्कंदन। अब बेटा स्कंदन का अर्थ क्या है, देखो मैं बताता हूं स्कंदन का अर्थ क्या है। ये हमारे पास एक पात्र है जिस पर एक कोलॉइडी विलयन भरा रखा हुआ है। अब कोलॉइडी विलयन इस लेवल तक भरा है तो ये कोलॉइडी विलयन में उपस्थित कोलॉइडी कण हैं। अब बेटा कोलॉइडी कणों में से होता क्या है, कोलॉइडी कणों में क्योंकि सब पूरे कोलॉइडी कणों में एक ही प्रकार का आवेश होता है, मैंने बताया भी था कोलॉइडी कण या तो धनावेशित भी रहते हैं केवल, और या फिर केवल कैसे होते हैं, ऋणावेशित। अगर ये धनावेशित कोलॉइडी विलयन है तो जितने भी पार्टिकल दिख रहे हैं सब पर धनावेश है। अगर ये ऋणावेशित कोलॉइडी विलयन है तो जितना भी पार्टिकल आपको दिख रहा है वो कैसा आवेशित है, ऋणावेशित है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं इन सभी कणों पर कैसा आवेश है, धनावेश। अब क्योंकि मुझे एक प्रकार का कोलॉइडी विलयन तो मानना ही पड़ेगा, तो मैंने धनावेश मान लिया है। अच्छा ये सोच करके बताओ, अगर सभी कणों पर धनावेश है, मैंने बना रखा है इन पर, क्या ये कण एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? नहीं। छोटा सा बच्चा बता देगा सर जी सेम चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अच्छा प्रतिकर्षित करेंगे इसका मतलब ये एक दूसरे के समीप आएंगे भी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दूर हटा देंगे, और दूर हटा देंगे तो विलयन के जो पार्टिकल हैं सब एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करेंगे, कोलॉइडी विलयन बना हुआ है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस कर दें जिनसे इन कणों का आवेश क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ना आवेश समाप्त हो जाए, तो हम कुछ ऐसा कर दें कि इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दें। विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है, जिसमें से पार्टिकल पर दोनों प्रकार का चार्ज पाया जाए। जैसे एक विद्युत अपघट्य पदार्थ की बात की जाए NaCl, तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, ये विद्युत अपघट्य है। इसको मैंने जल में घोला और इस पर कोलॉइडी सॉल्यूशन पर डाल दिया, तो जल पर घोलने के बाद जब कोलॉइडी सॉल्यूशन इस कोलॉइडी सॉल्यूशन पे डाल दिया गया NaCl को, तो NaCl का Na तो कोई वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। क्लोराइड आयन क्या करेगा, क्लोराइड आयन पर कैसा चार्ज है, माइनस, तो बेटा क्लोराइड आयन पूरा Cl माइनस लिखने से अच्छा इसको भी केवल माइनस बना दिया जाए। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, जैसे ही घोल पे जाएगा ये कोलॉइडी विलयन के धनावेशित कणों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और बहुत सारे धनावेशित पार्टिकल इसकी सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जैसे धनावेशित पार्टिकल सतह पर चिपकेंगे तो विलयन में धनावेशित पार्टिकल्स की क्या आ जाएगी, कमी। क्यों कमी आ गई, क्योंकि यही पार्टिकल तो Cl माइनस क्लोराइड आयन पर जाके चिपके हुए हैं। इस घटना को कहते हैं कोलॉइडी विलयन का स्कंदन होना। तो आप इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखें कि विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन पर क्या होता है, अगर कोलॉइडी विलयन धनावेशित है तो स्कंदन कराने के लिए कौन सा आयन बेटर रहेगा, ऋण आयन। अगर यही कोलॉइडी विलयन बेटा सोचो अगर ऋणावेशित होता, अर्थात कोलॉइडी विलयन के समस्त कणों पर ऋणावेश पाया जाता, तो स्कंदन के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है, Na प्लस की Cl माइनस। तो उस समय क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है, पार्टिकल पर प्लस चार्ज होने के कारण Cl माइनस एक्टिव है, और सभी कणों पर अगर माइनस चार्ज होता तो फिर उसको स्कंदित कौन करता है, Na प्लस स्कंदित करता। स्कंदन की घटना जान के किसको कहते हैं, हालांकि स्कंदन की घटना और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेटा आज क्योंकि क्या मैं बोल रहा हूं ना कि अभी इसको स्कंदन को इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं है, तो स्कंदन का अर्थ समझ गए। तो एक बात और मैं यहां बताऊंगा कि कोलॉइडी विलयनों का स्कंदन सामान्य रूप से आसानी से नहीं कराया जा सकता। फिर देखो ध्यान रखना, अगर द्रव स्नेही कोलॉइड है तो ऐसे कोलॉइडों के कोलॉइडी विलयन का स्कंदन आसानी से नहीं कराया जा सकता। अब पूछता है सर जी ऐसे कोलॉइडी विलयन के कणों का स्कंदन क्यों नहीं कराया जा सकता है, तो देखो मैं बताऊं। अब मैंने चित्र मिटा दिया, नहीं मेरा काम वहीं से बन जाता, प्लस प्लस, बेटा बहुत सारे प्लस नहीं बनाएंगे, ठीक है, यानी प्लस से अपना समझ लेना, कम प्लस समझना कठिन होगा लेकिन अच्छा लगेगा तुमको। अगर इस पे मैं विद्युत अपघट्य को डालूं, सोच के बताइए, विद्युत अपघट्य को डालेंगे तो विद्युत अपघट्य का धनावेशित भाग स्कंदन करा सकता है कि ऋणावेशित भाग, सबके दिमाग में ऋणावेशित भाग, ये लो ऋणावेशित भाग। अब ऋणावेशित भाग क्या करेगा, इन धनायनों को अपनी सतह पर क्या कर देगा, चिपका लेगा। लेकिन द्रव स्नेही कोलॉइड का नाम ही है इनका कोलॉइड का द्रव स्नेही,
अर्थात जितने भी कोलाइडी पार्टिकल हैं, ये ऋणावेशित तो विद्युत अपघट्य का है, ये धनावेशित तो कोलाइडी कण है। इन कोलाइडी सभी कोलाइडी कणों ने अपने चारों ओर द्रव की एक पतली परत बना रखी है। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अपने चारों ओर द्रव की एक क्या बना रखी है, पतली परत। द्रव की पतली परत रखे जाने के कारण ऋण आयन इन धनायनों पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं डाल पाता। और क्योंकि कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाता, मैं ये नहीं कहता स्कंदन करा नहीं पाता, लेकिन इनका स्कंदन शीघ्रता से नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे कोई व्यक्ति हमसे कहे भी कि अच्छा बताओ द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन आसानी से क्यों नहीं होता, तो नाम ही है द्रव स्नेही। अर्थात इन कोलाइडी कणों के चारों ओर द्रव की क्या बनी होगी, परत। और क्योंकि द्रव की परत बनी होगी, सामान्य रूप से या आसानी से इन कोलाइडी कणों का स्कंदन नहीं कराया जा सकता है। ध्यान रखना इस बात को। तो मैं इस कारण को लिख भी देता हूं यहां पर, आखिर द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन शीघ्रता से क्यों नहीं कराया जा सकता। तो उसका आंसर देखो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के चारों ओर कोलाइडी, या बेटा कोलाइडी भी लिख सकते थे, कोलाइडी कणों के चारों ओर, कोलाइडी कणों के चारों ओर और द्रव की एक पतली परत बनी होती है। द्रव की एक पतली परत बनी होती है, एक पतली परत लिख सकते हो, परत बनी होती है, बनी होती है। अतः विद्युत अपघट्य तो जानते हो ना, विद्युत अपघट्य एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके कणों पर दोनों प्रकार का आवेश होता है, प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी। अतः विद्युत अपघट्य से इनका स्कंदन आसानी से नहीं कराया जा सकता। विद्युत अपघट्य से इनका स्कंदन, विद्युत अपघट्य से, बेटा इस जगह थोड़ा सा और सही कर देते हैं, विद्युत अपघट्य से इनका स्कंदन शीघ्रता से, या ऐसा बोल सकते हैं आसानी से, स्कंदन आसानी से नहीं कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इसका स्कंदन हो ही नहीं सकता, स्कंदन होगा, द्रव स्नेही का होगा, लेकिन क्योंकि इनके चारों ओर, इन पार्टिकल्स के चारों ओर द्रव की एक पतली परत बन जाती है, इनका स्कंदन आसानी से या शीघ्रता से नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन पे हम लोगों को एग्जाम्पल भी मांगता है कि एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके। तो बेटा एग्जाम्पल मैंने पहले से ही बता रखा था, गोंद वाली बात, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, या बेटा एक और एग्जाम्पल इसका दे सकते थे, प्रोटीन। ये ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं जिनमें से अगर आप इनको जैसे परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में लाते हो, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। और अगर इनका गर्म किया जाए तो गर्म करने से ये शीघ्रता से द्रव से कैसे हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि इनका कोलाइडी विलयन का स्कंदन कैसे कराया जाए, तो इनका कोलाइडी विलयनों का स्कंदन शीघ्रता से नहीं होता है। क्योंकि हम तुमको एक बात बता दें, इस बात को हम तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इन कोलाइडी कणों के चारों द्रव अपने, इनके चारों ओर द्रव अपनी एक पतली क्या बना लेती है, परत, जिससे विद्युत अपघट्य इसका स्कंदन शीघ्रता से नहीं कर सकते। एक और बात ध्यान रखनी होगी, उस परत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रक्षण परत। ध्यान रखना इसको, रक्षण परत का अर्थ समझते हो, ये कोलाइडी विलयन का स्कंदन होने से क्या करेगी, रक्षा करेगी ये परत।
तो उस परत को क्या कहते हैं? रक्षण परत। एक और कोलाइडी विलयन में से इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है द्रव के कांटेक्ट में आके कोलाइडी विलयन भी बनाते हैं और गर्म करने से ये आसानी से द्रव को क्या कर देते हैं? अलग। अर्थात ये प्रोसेस कैसा हो गया? उत्क्रमणीय। जस्ट बेटा एक तो ये प्रकार का हो गया कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही, और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर एक प्रकार का कोलाइडी विलयन और है, जिसको इधर की ओर पढ़ेंगे। उस कोलाइडी विलयन का नाम है द्रव विरोधी या द्रव विरागी। दोनों का बेटा सेम अर्थ है, चाहे द्रव विरोधी कहे और या द्रव विरागी कहे। द्रव विरोधी का मतलब ये द्रव में जाने से क्या करता है? विरोध करता है। लायोफोबिक कोलाइड्स बेटा कहलाते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स। अच्छा, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? अगर आपको बेटा द्रव स्नेही के विषय में पता है तो आप पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख सकते हो द्रव विरोधी की। अब देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन थी द्रव स्नेही की और मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूं द्रव विरोधी की। अच्छा, क्या लिखा है द्रव स्नेही में? एक बात सबसे पहली थी, द्रव स्नेही वे कोलाइड होते हैं जो द्रव के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। द्रव विरोधी पर चले। द्रव विरोधी वे कोलाइड पदार्थ होते हैं जो द्रव के संपर्क में आकर भी आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। अच्छा, एक तो ये आसानी से आए तो पहले तो कोलाइडी विलयन नहीं बना रहे हैं, और बाई चांस हमने बहुत विशेष भौतिक प्रक्रमों द्वारा जाने क्या क्या करते हुए हाथ पैर जोड़ के इनके कोलाइडी विलयन बनवा भी दिया। तो एक बार ये पहले तो कोलाइडी विलयन नहीं बना रहे थे, और एक बार कोलाइडी विलयन बन गया तो इनको गर्म करते हुए वाष्पीकरण के दौरान इनके अवयवों को एक दूसरे से अलग भी, एक तो ऐसा मतलब इसका पहले ये बना नहीं रहे थे, बनाते बनाते बनाया तो ये अब एक दूसरे से अलग होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेटा सोच समझ के जवाब देना इस बात का। अगर बनाने के बाद कोलाइडी विलयन बनने के बाद अभी वाष्पीकरण के दौरान हम एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे हैं, ये उत्क्रमणीय है कि या अनुत्क्रमणीय है? अनुत्क्रमणीय है। अच्छा, अनुत्क्रमणीय के बाद क्या होता है? इनका नाम एक विशेष, देखो मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूं, द्रव विरोधी। क्योंकि ये कोलाइडी कण कैसे हैं? द्रव विरोधी। अब सोचने वाली बात है, एक ये कोलाइडी कण है, ये द्रव विरोधी है, क्या ये अपने चारों ओर द्रव की परत को बना पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कहेगा ये तो द्रव का क्या करता है? विरोध करता है। क्योंकि ये कण द्रव का विरोध करता है, ये चारों ओर द्रव की परत नहीं बना सकता है। क्योंकि ऐसा सोचने वाली बात है, अगर द्रव का परत नहीं बना पाएगा तो विद्युत अपघट्य द्वारा तो इसका शीघ्रता से स्कंदन कराया जा सकता है। क्यों कराया जा सकता है? क्योंकि इस पर रक्षा करने वाली परत तो चढ़ ही नहीं पाई है, ये खुले घूम रहे हैं, इनका जो है स्कंदन शीघ्रता से कराया जा सकता है। तो अगर आपको लायोफिलिक के विषय में नॉलेज था, मैं बिल्कुल बात बता दूं आपको, लायोफोबिक बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाला है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता था? एक तो ये पहले शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाएंगे नहीं, और बना लिया तो फिर इनका कोलाइडी विलयन वाष्पीकरण के द्वारा कोलाइड्स को एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता। तो देखो इसको भी लिखते हैं, कैसे बताएंगे इसके विषय में? क्या लिखते हैं? वे पदार्थ जो द्रव बोल सकते हो, जल बोल सकते हो, अगर बोलना चाहो तो बेटा आप विलायक भी बोल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इसको परिक्षेपण माध्यम बोलते हो तो ज्यादा बेटर है। परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। शीघ्रता से कोलाइडी विलयन
का निर्माण नहीं कर पाते हैं, कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अब बेटा वो बात है कि एक तो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यदि किन्हीं भौतिक प्रक्रम द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाए तो अब हम इन्हें वाष्पीकरण के थ्रू एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम ये बात भी लिखेंगे, यदि किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा, यदि किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा हम इनका कोलाइडी विलयन तैयार कर लें, हम इनका कोलाइडी विलयन तैयार कर लें, कोलाइडी विलयन तैयार कर लें, कोलाइडी विलयन तैयार कर लें, तो अब क्या, अब प्रॉब्लम इकट्ठा हो गई। क्या इकट्ठा हो गई प्रॉब्लम? क्या अब हम इन्हें अलग नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो अब हम इन्हें का मतलब परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को हम इन्हें गर्म करते हुए एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, एक दूसरे से पृथक या अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, हम इनको बताएंगे द्रव विरोधी कोलायड कहलाते हैं। तो ये द्रव विरोधी कोलाइड की डिफिनेशन हो गई। अभी बात करेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड में से पहली अगर विशेषता मैं देखना स्टार्ट करता हूँ, मुझे एक बात मिलती है, क्योंकि ये तो एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे और मिलते मिलते मिले, अब एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अलग नहीं होने का मतलब ये प्रक्रम कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। तो सबसे पहली बात लिखेंगे, ये का मतलब द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। एक तो अनुत्क्रमणीय वाली बात हो गई, और दूसरी बात ये भी बतानी, नाम है इनका द्रव विरोधी, अर्थात द्रव की परत का क्या करते हैं? विरोध। अपने चारों ओर द्रव की परत बनने नहीं देते, क्योंकि अपने चारों ओर परत की बनने नहीं देते, इनका स्कंदन आसानी से कराया जा सकता है। तो हम क्या बताएंगे? क्योंकि ये द्रव विरोधी हैं, अर्थात द्रव की परत का क्या करते हैं? विरोध। क्योंकि ये द्रव विरोधी हैं, ये अपने चारों ओर द्रव की परत नहीं बनने देते हैं, नहीं बनने देते हैं। अब क्योंकि बेटा इनके चारों द्रव की वो रक्षण परत नहीं बन पाई, इनका स्कंदन कैसा हो सकता है? शीघ्रता से हो जाता है। अतः ये शीघ्रता से स्कंदित हो सकते हैं या शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं, शीघ्रता से स्कंदित
हो जाते हैं। तो ये भी एक दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं हम इसको बोलते हैं स्टेबल नहीं होते, क्योंकि शीघ्रता से इसके पार्टिकल आपस में चिपकने लगते हैं और इसका स्कंदन हो जाता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल दे पाते तो ज़्यादा बेटर था, कि एक दो एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हम लोगों को ताकि हम जान तो पाते द्रव विरोधी कौन सा कोलाइड है। तो बेटा पहला द्रव विरोधी कोलाइड है गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल जानते हैं ना, स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। अब स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन मैं तो आपको बताऊं, एक तो शीघ्रता से बनता ही नहीं है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि आता है, सॉरी ब्रेडिंग आर्क विधि आती है, एक ब्रेडिंग आर्क प्रोसेस, उससे हम जाने विद्युत विसर्जन कराते हुए गोल्ड सॉल बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन एक बार ये गोल्ड सॉल बन गया, अब ये शीघ्रता से वाष्पित होकर, अब आप सोचें भी कि एक बार हमने इसको गोल्ड सॉल बना लिया है, अब हम इसको गर्म करेंगे, परिक्षेपण माध्यम को अलग करेंगे, गोल्ड को अलग करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक तो गोल्ड सॉल इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है आर्सेनिक सॉल AS2O3, और तीसरा होता है FeOH का होल थ्राइस। ये ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं जो द्रव विरोधी हैं। तो एक काम करेंगे बेटा, इनको नोट करेंगे। अभी और कुछ बचता था, हाँ एक नंबर अगर चाहो तो एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? एक नंबर, ये अस्थायी होते हैं क्योंकि स्कंदन शीघ्रता से हो जाता है, अस्थायी होते हैं। और बेटा तो फिर अगर उसमें ये नंबर बढ़ा लिया था तो फिर मेरे ख्याल से इसमें भी एक नंबर बढ़ा लेना चाहिए था कि ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, स्थायी होते हैं। ये स्थायी, एक काम करो इनको नोट करो, फिर पढ़ते हैं आगे का आर्टिकल। अगला आर्टिकल लिखा हुआ है, कहता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया गया है। इस बार कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है, अगर मैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को देख लेता हूं या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार को देख लेता हूं, लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। मैंने पहले भी बता रखा, डिस्पर्स्ड फेस का मतलब है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। सबसे पहला कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कहता है बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड यहां से स्टार्ट करते हैं। बहुआण्विक आणविक कोलाइड कैसा होता है? एक ऐसा कोलाइड पदार्थ होता है जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अभी जैसे ही किसी व्यक्ति को यह बात बताई गई कि बहुआण्विक कोलाइड एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कण का आकार जो है, कण का आकार को साइज से लिख लें, ये छोटा है साइज किससे? 1 नैनोमीटर से। जैसे मैंने 1 नैनोमीटर से कण का आकार छोटा बताया, बच्चे तुरंत इस बात को जान गए, सर जी कण का आकार तो 1 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए तब कोलाइडी विलयन बनेगा, 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ये तो कैसा है, क्रिस्टलाब है या वास्तविक विलयन है। तो हम देखो इसको पढ़ के सुनाते हैं। कहता है जब किसी पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में क्या स्टार्ट कर दें? मिलना प्रारंभ कर दें। जैसे मैंने 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स वाले पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में लाए हम लोग, मैंने देखा ये 1 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल थे, ये पार्टिकल आपस में क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं? जुड़ना। और क्योंकि एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल आपस में क्या स्टार्ट हो गए? जुड़ना स्टार्ट कर लिया। और बेटा सोचो पार्टिकल अगर आपस में जुड़ेंगे तो आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। और शीघ्र ही पार्टिकल ने एसोसिएट होते हुए, जुड़ते हुए एक बड़े आकार का कण बना लिया। और उस बड़े आकार का कण जैसे ही नापा गया तो वो बड़े आकार का कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता था, या उस बड़े आकार के कण का जो आकार नापा गया वो आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता था। तो मैं क्या सोचता हूं, पहले पदार्थ के कण का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा था, वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता था। लेकिन जब मैंने उसको परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में रखा, मैंने देखा कि पदार्थ के कण आपस में क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं? जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक पुंज बना लेते हैं, एक समूह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब बहुत सारे कोलाइडी कुछ छोटे 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 कण आपस में जुड़ते हैं, मैं उस समूह का, उस बड़े आकार का कण का आकार नापता हूं, वो कोलाइडी कण के आकार के रेंज में आ जाता है। रेंज का आने का मतलब इस बड़े कण का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक होता है और 1000 नैनोमीटर से कम होता है। इसका मतलब अब तो कोलाइडी कण के आकार में ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि संपर्क में लाने पर पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर अणुओं और परमाणुओं के समूह का आकार, जब छोटे छोटे आपस में मिलते हैं कण
तो जो अणु या परमाणुओं का जो समूह मिलता है या बनता है उसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य बना लेते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे अगर कभी बात है कि सर जी इसका एग्जाम्पल देते गोल्ड सॉल्ट, बेटा जब ब्रेडिंग और प्रोसेस द्वारा गोल्ड के पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाता है, ये पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल का साइज हो गया। लेकिन जैसे हम इसको परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में लाते हैं, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल आपस में क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मिलना स्टार्ट कर देते हैं और मिलकर एक कण बड़ा बनाते हैं, और उस बड़े कण का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, और इस प्रकार से ये कोलाइड विलयन बनकर तैयार होता है। गोंद भी इसका एग्जाम्पल है, सल्फर सॉल्ट भी। इसमें होता क्या होगा, मैं अगर बनाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, इतनी जगह ये पहले की स्टेज है, इसमें कण का आकार कैसा है, छोटा है, और इन कणों का आकार कैसा है, 1 नैनोमीटर से कम। लेकिन फिर ये कण आपस में क्या करना स्टार्ट हुए, जुड़ना, और ये कण आपस में जुड़कर बड़े आकार के कण बनाए इन्होंने, और जो बड़े आकार के कण बेटा बनाए इनका आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। तो छोटे छोटे कण आपस में एसोसिएट होकर जुड़कर बड़े कण बनाते हैं जिसका आकार 1000 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के मध्य है। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि बहुआण्विक कोलाइड, नाम से ही प्रेजेंट है। बहु का मतलब बहुत सारे, आणविक का मतलब अणु, कोलाइड का मतलब है आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा है वृहद आणविक कोलाइडी विलयन। अब वृहद आणविक कोलाइडी विलयन जस्ट अपोजिट है। वृहद आणविक कोलाइडी विलयन के कण का आकार कैसा होता है, बड़ा, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमें कण का आकार कितना चाहिए, 1000 नैनोमीटर से कम। तो क्या बोलता है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है जब किसी पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क का मतलब है परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, या जल में घोला जाता है, या द्रव में घोला जाता है, में लाया जाता है, तो पदार्थ के बड़े बड़े कण जो होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम में घुलने के पश्चात कैसे कैसे कणों में टूटने लगते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने लगते हैं। और इतने छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने लगते हैं कि जिनका आकार फिर से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के क्या होता है, मध्य आ जाता है। हम ऐसे कोलाइडल को या कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं वृहद आणविक कोलाइड बोलते हैं। इसका उसमें क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर अपने बड़े आकार को बना रहे थे कोलाइडल रेंज में। इसमें बड़े आकार का पार्टिकल घुलने के पश्चात छोटे छोटे कणों में टूटता है और फिर अपने आकार को कोलाइडल रेंज में लाता है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। एग्जाम्पल में पढ़ूंगा अगर तो स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन इसके एग्जाम्पल है। स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन तुमने पहले से भी पढ़ रखा होगा। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन सारे के सारे अगर देखा जाए पॉलीमर हैं। ये पॉलीमर का मतलब समझते हो, इसमें हजारों करोड़ों पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल एक दूसरे की संरचना में कैसे होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा अणु बनाते होंगे, और उतना बड़े अणु का आकार तो 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा ही। तो जैसे इसको जल में घोलेंगे, वो पॉलीमर की जो संरचना होगी वो छोटे 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 भागों में क्या होगी, टूटेगी, और छोटे छोटे भागों में टूटकर अपना आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में बना लेगी। तीसरा आता है सहचारी कोलाइड या मिसेल, या फिर लास्ट में आता है संगुणित कोलाइड। तीनों में से कुछ भी बोल दे, एक ही चीज का अर्थ है। इन तीनों का सेम अर्थ है, एसोसिएटेड कोलाइड भी कहते हैं। इनका थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों के गुण इसमें हैं। ऐसा गुण कुछ ऐसा सोच सकते हैं, दोनों का गुण नहीं लेकिन थोड़ा सा मिलता है। अगर आपके पास कोई द्रव था या आपके पास कोई कोलाइडल पदार्थ था, उस कोलाइडल पदार्थ को आपने द्रव में घोला। द्रव में घोलने पर कोलाइडल की सांद्रता कम रखी। सांद्रता कम का मतलब समझते हो, कोलाइड पदार्थ कम मात्रा में डाला गया, और कोलाइड मात्रा जैसे ही कम मात्रा में डाला गया, मैंने उस विलयन को देखना स्टार्ट किया। तो विलयन के पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा था, और ये जो सॉल्यूशन बन रहा था वो सॉल्यूशन विद्युत अपघट्य की तरह कार्य कर रहा था। विद्युत अपघट्य जानते हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों प्रकार के आवेशित कण पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के आवेशित कण का मतलब कौन कौन सा, धनावेशित और, मैंने सोचा अरे ये तो विद्युत अपघट्य है, कोलाइडल विलयन तो बना ही नहीं। तो मैंने क्या किया, और भी कोलाइड पदार्थ को डाल दिया, अर्थात कोलाइड पदार्थ की सांद्रता को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैं कोलाइड पदार्थ की सांद्रता को बढ़ाता हूं, पार्टिकल का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाता है। होता क्या जानते हो, जब आप सांद्रता कम रखते हो,
पार्टिकल की सांद्रता कम है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं। बेटा कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है। लेकिन जैसे ही अब इस पदार्थ में क्या करते हो, आप पार्टिकल की सांद्रता को बढ़ा देते हो, अर्थात पार्टिकल एक दूसरे के कैसे आ जाते हैं, नजदीक। सांद्रता बढ़ाने का मतलब यही तो है, पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक हैं, पार्टिकल्स के मध्य एक आकर्षण बल लगने लगता है। पार्टिकल नजदीक आ गए, सांद्रता बढ़ गई, आकर्षण बल बढ़ गया। अब क्योंकि आकर्षण बल बढ़ गया, ये पार्टिकल आपस में क्या करना स्टार्ट हो गए, जुड़ना प्रारंभ कर दिया इन पार्टिकल्स ने, और जुड़कर अपने कण के आकार को इन्होंने कैसा कर लिया, बड़ा। और इतना बड़ा कर लिया कि अब इनका आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, तो कोलाइडल रेंज में है। तो अब ध्यान रखने वाली बात है, वे कोलाइड पदार्थ जो कम सांद्रता में विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार प्रकट करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता में कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार प्रकट करते हैं, हम ऐसे कोलाइड पदार्थों को क्या कहते हैं, सहचारी या मिसेल या संगुणित कोलाइड। कहता है इसके एग्जाम्पल, भैया इसका एग्जाम्पल बहुत अलग से तैयार रखना। इसका एग्जाम्पल है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट साबुन का उदाहरण है। पूछता है सोडियम स्टीयरेट है क्या, एक प्रकार का क्या है, साबुन। और ध्यान रखने वाली बात है, इसका मतलब क्या है, साबुन को अगर कम मात्रा में घोला जाएगा जल में, तो ये काय की तरह कार्य करेगा, विद्युत अपघट्य की तरह। लेकिन अगर साबुन को पानी में ज्यादा मात्रा में घोल दिया गया, किसकी ज्यादा मात्रा, पानी की ज्यादा मात्रा कि साबुन की ज्यादा मात्रा, साबुन की ज्यादा मात्रा अगर कर दी गई, तो फिर वो किस तरह का व्यवहार करेगा, कोलाइड विलयन की तरह। नेक्स्ट नंबर लिखा है सोडियम लॉरिल सल्फेट। बेटा तुमने अपमार्जक का नाम सुना है, अपमार्जक का नाम ना सुना होगा तो डिटर्जेंट का नाम तो सुना ही होगा। डिटर्जेंट पाउडर आता है, तो डिटर्जेंट भी एक प्रकार का, जब देखा जाए, सहचारी कोलाइड है। अगर डिटर्जेंट को पानी में कम मात्रा में घोलते हो तो ये विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन अगर डिटर्जेंट को पानी में अधिक मात्रा में घोल देते हो या ज्यादा डिटर्जेंट डाल देते हो, ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा अपने यहाँ कोलाइडी विलयन के जितने भी प्रकार थे, डिफरेंट टाइप से हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। फिर बाकी की घटनाओं को पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।